नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र सिंह सोलंकी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, नीमच। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश कालीन भू राजस्व सुधार। भू राजस्व सुधार क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसमें आज विशेषतः हम स्थायी बंदोबस्त के बारे में अध्ययन करेंगे। स्थायी बंदोबस्त की पृष्ठभूमि क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है और उसके उद्देश्य क्या है और उसके प्रभाव क्या पड़ेंगे, इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, इस डायग्राम के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि ब्रिटिश कालीन भारत में जो भू राजस्व नीतियां लागू हुई, उन भू राजस्व नीतियों का क्षेत्रफल कितना था। जैसे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था है, स्थायी बंदोबस्त है या महालवाड़ी है। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो है वो भारत के 19% क्षेत्र में लागू हुई थी। वहीं रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात अगर हम करें तो वो 51% क्षेत्रफल में लागू हुई थी। और महालवाड़ी व्यवस्था जो है वो भारत के ब्रिटिश कालीन भारत के 30% क्षेत्र में लागू हुई। अभी तक हम विभिन्न ब्रिटिश कालीन भू राजस्व नीतियां है उसके क्षेत्रफल के बारे में जान चुके हैं। अब हम जानेंगे कि विभिन्न जो भू राजस्व नीतियां है, उन भू राजस्व नीतियों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और उन नीतियों को किन किन क्षेत्रों में लागू किया गया है। सबसे पहले अगर हम देखें, स्थायी बंदोबस्त के बारे में बात करेंगे। स्थायी बंदोबस्त में राजस्व की वसूली जमींदारों के माध्यम से की जाती थी और इस व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम अधिकारी था कॉर्नवालिस। यह व्यवस्था ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों में सबसे पुरानी भू राजस्व नीति है। इस व्यवस्था को तत्कालीन बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के बनारस और गाजीपुर वाले क्षेत्र तथा उत्तरी कर्नाटक वाले क्षेत्र में लागू किया गया। इसके आगे हम देखें तो महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था जो है, सबसे पहले हमको समझना होगा महाल का अर्थ क्या होता है। महालवाड़ी व्यवस्था, महाल का मतलब होता है गांव। इस व्यवस्था में राजस्व की वसूली गांव के मुखिया के माध्यम से की जाती थी। और इस व्यवस्था के बारे में बात करें तो इस व्यवस्था को उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश वाला ये वाला क्षेत्र तथा मध्य प्रांत जो आधुनिक मध्य प्रदेश है वो, और पंजाब उत्तर पश्चिमी प्रांत जो है वहां पे इसको लागू किया गया था। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे तीसरी व्यवस्था जो है वो तीसरी व्यवस्था कौन सी थी। तीसरी व्यवस्था थी रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी व्यवस्था का शाब्दिक अर्थ हम जानेंगे। रैयत का अर्थ होता है किसान। इस व्यवस्था में राजस्व की वसूली रैयतों से की जाती थी और इस व्यवस्था को तत्कालीन समय के मद्रास, बंबई, असम व कुर्ग वाले क्षेत्र में इसको लागू किया गया। अब हम स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के बारे में विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को जब हम जानेंगे तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसकी विशेषता क्या है और प्रभाव क्या है। पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो इस व्यवस्था को लागू करने के पीछे ब्रिटिश औपनिवेशिक हित थे, जिसके माध्यम से हम देख सके कुछ वस्तुओं, सैन्य आवश्यकताओं की खरीद हेतु राजस्व की आवश्यकता थी। अधिकारियों को वेतन भत्ते देने हेतु भी राजस्व की आवश्यकता थी। साम्राज्य विस्तार एवं युद्धों हेतु राजस्व की आवश्यकता थी। इसलिए ब्रिटिश अधिकारियों को एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता थी। भू राजस्व धन की प्राप्ति का प्रमुख स्रोत था। तत्कालीन समय में अगर हम बात करें तो भू राजस्व जो है वही राजस्व का सबसे बड़ा सोर्स था। इसलिए ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा इस व्यवस्था को लागू किया गया। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। यह संधि बक्सर की युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई। इस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ। दीवानी का मतलब राजस्व का अधिकार प्राप्त हुआ। 1765 से लेकर 1793 तक अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व में लगातार वृद्धि की गई। जो भू राजस्व 1765 में 50 लाख के लगभग था, वो भू राजस्व 1793 में लगभग 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के लगभग पहुंच गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भू राजस्व वसूली हेतु कोई नियमित व्यवस्था नहीं थी। इस नियमित व्यवस्था नहीं होने के कारण ही लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सर्वप्रथम भारत में भू राजस्व व्यवस्था में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया और स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को गवर्नर, तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। अभी तक हमने पृष्ठभूमि के बारे में अध्ययन किया। अब हम उद्देश्य के बारे में समझेंगे। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को क्यों लागू किया गया, इसके कुछ उद्देश्य थे। इन उद्देश्यों को समझने से पहले हम एक जनरल विवाद को समझ लेते हैं कि स्थायी बंदोबस्त लागू करने से पहले कॉर्नवालिस, जॉन शोर और जेम्स ग्रांट में कुछ विरोधाभास थे। ये विरोधाभास भू राजस्व व्यवस्था को किसके साथ किया जाए, जमींदार के साथ किया जाए या किसान के साथ किया जाए, भू राजस्व की राशि क्या हो, कितने समय के लिए भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया जाए, 10 वर्षों के लिए लागू किया जाए या इसे स्थायी रूप से लागू कर दिया जाए। सर जॉन शोर और कॉर्नवालिस जमींदार घराने से संबंधित थे, इसलिए इन्होंने जमींदार व्यवस्था का समर्थन किया।
जेम्स ग्रांट जमींदारों के साथ समझौते करने का विरोध करता था। अंततः कॉर्नवालिस द्वारा जमींदारों के साथ लगान संबंधी समझौता किया गया और 1793 में इसे स्थायी रूप से लागू कर दिया गया। उद्देश्य के बारे में बात करें तो अंग्रेजों द्वारा स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था क्यों लागू की गई? सबसे बड़ी बात है, अंग्रेजों एक स्थायी आय चाहते थे। अंग्रेज तत्कालीन समय में एक स्थायी आय चाहते थे। बाढ़ का समय हो, अकाल हो, सूखा हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में अंग्रेजों की आय फिक्स थी। एक समर्थक वर्ग बनाना चाहते थे। अंग्रेज अपने भारत में, तत्कालीन भारत में एक समर्थक वर्ग बनाना चाहते थे और समर्थक वर्ग के रूप में उन्होंने जमींदारों को चुना। प्रशासनिक कठिनाइयों से अंग्रेज मुक्त रहना चाहते थे। इस व्यवस्था के माध्यम से राजस्व वसूली का कार्य जमींदार करेगा तो वो प्रशासनिक कठिनाई से भी मुक्त रहेंगे और अंततः वो कृषि का विकास करना चाहते थे। उनका मानना था कि जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की जाएगी उसमें राजस्व वसूली का कार्य जमींदार के माध्यम से किया जाएगा और जमींदार को भी इसके लगान के बदले में कुछ मेहनताना मिलेगा। उस मेहनताना को वो कृषि के विकास में लगाएगा। अभी तक हमने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की पृष्ठभूमि के बारे में समझा, उद्देश्य के बारे में समझा। अब विशेषताएं देखेंगे। विशेषता में हम सबसे पहले देखते हैं कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो है इसमें राजस्व की वसूली जमींदारों से की जाती थी। तो यही यह मान लिया गया है, जमींदार को भूमि का स्वामी मान लिया गया। अगर जमींदार नियमित रूप से लगान देता रहेगा तो उसका भूमि पर वंशानुगत अधिकार बना रहेगा। जमींदारों को राजस्व वसूली का 1/11 हिस्सा देना निर्धारित हुआ, वहीं अंग्रेजों को 10/11 भाग मिलना निर्धारित हुआ। किसानों का भूमि से परंपरागत अधिकार हट गया और किसान को चारागाह, वन भूमि, तालाब से वंचित कर दिया गया। यह व्यवस्था ब्रिटिश कालीन भारत के 19% क्षेत्रफल पर लागू थी। वहीं अगर अगली विशेषता के बारे में बात करें, यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गाजीपुर और उत्तरी कर्नाटक वाले क्षेत्र में लागू की गई। इस व्यवस्था के ऊपर एक युक्तियुक्त प्रतिबंध भी किया गया जिसको कहेंगे जमींदारों पर नियंत्रण हेतु सूर्यास्त कानून लागू किया गया। सूर्यास्त कानून क्या होता है? जमींदारों को लगान जमा करने की एक तिथि निर्धारित की गई। उस तिथि को अगर जमींदार द्वारा लगान जमा नहीं करवाया जाता है तो उसकी जमींदारी को नीलाम कर दिया जाता था। इसके माध्यम से जमीन को क्रय विक्रय योग्य बना दिया गया था। इससे पूर्व जमीन या भूमि क्रय विक्रय योग्य नहीं होती। अब हम स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का प्रभाव क्या रहा इसके बारे में देखेंगे। इसके प्रभाव को दो रूपों में देखा जा सकता है, सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव की अगर बात करें तो ब्रिटिश हित में सकारात्मक प्रभाव और भारतीय हित में सकारात्मक प्रभाव। वहीं नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो अंग्रेजों पर नकारात्मक प्रभाव क्या रहा इसका और भारत पर नकारात्मक प्रभाव इस व्यवस्था का क्या रहा। ब्रिटिश हित में प्रभाव की बात करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ फायदे हुए इस व्यवस्था से। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करने से अंग्रेजों की आय निश्चित हो गई। सूखे की स्थिति हो, अकाल की स्थिति हो, बाढ़ की स्थिति हो या कोई भी कारण हो, फसल नष्ट हो जाने की स्थिति में भी सरकार की आय पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगातार राजस्व प्राप्त होता रहा। दूसरे प्रभाव की अगर बात करें, सकारात्मक प्रभाव की, तो जमींदारों के रूप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक समर्थक वर्ग मिल गया। जमींदार अपनी समृद्धि के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर निर्भर थे। वहीं 1857 के विद्रोह में अंग्रेज जमींदारों के ऊपर निर्भर थे और इन जमींदारों ने अंग्रेजों का साथ दिया, जिसकी वजह से 1857 की क्रांति को असफल बना दिया गया। वहीं अगर बात करें प्रशासन के ऊपर इस व्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ा, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने प्रशासनिक व्यय को कम करने में इस व्यवस्था का उपयोग किया। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का भारतीय हित में क्या प्रभाव रहा? भूमि पर अधिकार मिलने की वजह से जमींदार वर्ग जो है उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। इस सामाजिक आर्थिक स्थिति के मजबूत होने की वजह से भारतीय समाज में एक नवीन मध्यम वर्ग का उदय हुआ। ये नवीन मध्यम वर्ग जो है ये एक शिक्षित वर्ग था। वहीं अगर हम बात करें कि जमींदार वर्ग जो है उनके वंशजों द्वारा आधुनिक शिक्षा प्राप्त की गई और उस आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने के कारण सामाजिक सुधार आंदोलन और जो आर्थिक सुधार आंदोलन हुए, उन आंदोलनों का जो नेतृत्व किया गया वो जमींदारों के वंशजों द्वारा किया गया। इस मध्यम वर्ग द्वारा ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों की व्याख्या की गई। किस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय किसानों का, भारतीय मजदूरों का शोषण किया जा रहा और शोषण के माध्यम से किस प्रकार से वो औपनिवेशिक हितों की पूर्ति कर रहे हैं, ये सारा कार्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया। तो इन सारी नीतियों का उजागर करने का कार्य इस शिक्षित वर्ग ने किया।
ये शिक्षित वर्ग भारत में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में भी इसका बहुत ज्यादा सहयोग रहा। इस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था भारतीयों के लिए लाभकारी रही। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का अंग्रेजों पर नकारात्मक प्रभाव क्या रहा? अभी तक हमने देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो भू राजस्व नीतियां लागू की गई, उसमें स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो है, उसका भारतीयों के ऊपर सकारात्मक प्रभाव क्या रहा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर सकारात्मक प्रभाव क्या रहा? नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में जो राजस्व निर्धारित किया गया था, उस राजस्व के माध्यम से अंग्रेजों की आय निश्चित हो गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जब निश्चित आय हो गई और उसकी आवश्यकताएं बढ़ रही थी, तो उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही थी। इस दृष्टि से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लग रहा था कि जो स्थायी बंदोबस्त किया गया, वह स्थायी बंदोबस्त अब दूसरे क्षेत्रों में उस व्यवस्था को लागू नहीं किया जाएगा। वहीं अगर बात करें तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में राजस्व वसूली का कार्य जमींदार वर्ग द्वारा किया जा रहा था और जमींदार वर्ग द्वारा किसानों का बहुत ज्यादा शोषण किया जा रहा था। हमने पिछली स्लाइड में देखा, पिछले अध्याय में देखा कि किस प्रकार से जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण किया जा रहा है। उस शोषण के माध्यम से किसानों में असंतोष फैला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कृषक विद्रोह का सामना करना पड़ेगा। अब हम अगले क्रम में देखेंगे भारत पर स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का नकारात्मक प्रभाव क्या रहा। भारत पर नकारात्मक प्रभाव की अगर बात करें तो कृषकों के हितों की सुरक्षा नहीं हुई, कृषकों का दोहरा शोषण हुआ। कृषकों का भूमि से जो परंपरागत अधिकार था, वो परंपरागत अधिकार समाप्त हो गया और जमींदारों द्वारा कृषकों का असीमित शोषण किया गया। ब्रिटिश सरकार के समक्ष जमींदारों की स्थिति रैयतों के समान हो गई। जिस प्रकार से रैयत जमींदारों के सामने थे, उसी प्रकार से जमींदारों की स्थिति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समक्ष रैयतों के समान हो गई। सूर्यास्त कानून के माध्यम से जमींदारी से जमींदारों को वंचित किया जा सकता था। इस आधार पर जमींदारों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई। शोषण पर आधारित एक नई संरचना का विकास हुआ। उचले स्तर पर जमींदार सामंतवाद के रूप में नजर आया और निचले स्तर पर किसान को दास बना दिया गया। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से उप सामंतीकरण का विकास हुआ या उप जमींदारी प्रथा का विकास हुआ। उप सामंतीकरण या उप जमींदारी प्रथा क्या होती है? जमींदार द्वारा राजस्व वसूली का कार्य किया जाता था इस व्यवस्था में, हमने देखा। और यह जमींदार वर्ग जो है, यह बड़े नगरों में जाकर अपना निवास स्थान बना लिया और राजस्व वसूली का कार्य इसने अपने विश्वसनीय लोगों को दे दिया। वो विश्वसनीय लोग अत्यधिक राजस्व वसूल कर कुछ हिस्सा इन जमींदार वर्ग को देता था, जिससे कि एक नया जमींदार वर्ग यानी कि उप जमींदार वर्ग का जन्म हुआ। यह उप जमींदार वर्ग किसानों का बहुत ज्यादा शोषण करता था। वहीं अगर हम अगले तथ्य की बात करें तो जमींदारी प्रथा नीलाम करने की व्यवस्था से भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया में तेजी आई। जमींदारी व्यवस्था को नीलाम कर दिया जाता था सूर्यास्त कानून के माध्यम से और नीलाम करने की वजह से भूमि की क्रय विक्रय में तेजी बढ़ी। कृषि का विकास नहीं हो पाया। कृषक अत्यधिक राजस्व देने के कारण पूंजीहीन होता गया। वहीं जमींदार वर्ग पूंजी पूंजीपति वर्ग होने के बावजूद भी कृषि के विकास में किसी प्रकार का रुझान नहीं दिखा रहा था। इस प्रकार से स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का भारत के ऊपर नकारात्मक प्रभाव रहा। अब हम निष्कर्ष के बारे में बात करेंगे। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था या विभिन्न भू राजस्व नीतियां जो है, उन विभिन्न भू राजस्व नीतियों के निष्कर्ष क्या रहे? इन विभिन्न भू राजस्व नीतियों की वजह से लगान की राशि अत्यधिक वृद्धि हुई और अत्यधिक लगान की राशि की वजह से उनकी वसूली भी कठोरतापूर्वक हुई। जब कठोरतापूर्वक वसूली हुई तो किसानों का शोषण हुआ और किसान उस लगान की राशि को देने के लिए जमींदारों, साहूकारों और लंबरदारों से कर्ज लिया और कर्ज में डूबता गया। किसान कर्जदार होता गया और कर्ज के ऋण के कुचक्र में फंसता गया। खाद्यान्न उत्पादन में कमी से अकालों की बारंबारता में वृद्धि हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया और कृषि के वाणिज्यीकरण की वजह से खाद्यान्न फसलों का उत्पादन कम होने लगा, जिसकी वजह से भारत में लगातार अकाल पड़ते रहे और अकालों की वृद्धि होती रही। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या जो है, वो कृषि के ऊपर निर्भर है और अधिकांश जनता गांव में निवास करती है और भारत जो है वो गांव में बसता है। इस प्रकार से भारत का किसान निर्धन हुआ, गांव निर्धन हुआ और भारत भी निर्धन हुआ। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के बारे में हमने जाना और उसके अलावा भी विद्यार्थी अगर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वो विभिन्न यूआरएल के माध्यम से अपनी जानकारी में वृद्धि कर सकते हैं। हिंदी ज्ञान कोश, संसार लोचन, इनके माध्यम से अपने ज्ञान में वृद्धि। यह अध्याय
विभिन्न संदर्भों के माध्यम से तैयार किया गया है। आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास, एस भ्रष्टाचार्य और आधुनिक भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास और एनसीईआरटी के माध्यम से इसे तैयार। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को विस्तार से अध्ययन करने के पश्चात हम इस अध्याय के मूल्यांकन कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, वाराणसी व गाजीपुर के क्षेत्र तथा उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र में किसने आरंभ किया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी मिंटो, ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लाइव। आपका उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रश्न क्रमांक 2, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? ऑप्शन ए जमींदारों के साथ, ऑप्शन बी ग्रामीण समुदाय के साथ, ऑप्शन सी मुकदमों के साथ, ऑप्शन डी किसानों के साथ। आपका उत्तर है जमींदारों के साथ। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, लॉर्ड कॉर्नवालिस के निम्नलिखित सलाहकारों में से किसने स्थायी बंदोबस्त के प्रभाव का विरोध किया था? ऑप्शन ए जेम्स ग्रांट, ऑप्शन बी चार्ल्स ग्रांट, ऑप्शन सी जॉन शोर, ऑप्शन डी चार्ल्स स्टुअर्ट। आपका उत्तर है जेम्स ग्रांट। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित में से असुमेलित हैं? व्यवस्था, ब्रिटिश क्षेत्र का प्रतिशत। ऑप्शन ए महालवाड़ी व्यवस्था प्रतिशत 30, ऑप्शन बी स्थायी बंदोबस्त 19%, ऑप्शन सी रैयतवाड़ी बंदोबस्त 41% क्षेत्र में लागू थी और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका उत्तर है ऑप्शन सी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त 51% क्षेत्रफल में लागू थी, न कि 41% क्षेत्रफल में लागू थी। तो आपका उत्तर हुआ सी। प्रश्न क्रमांक 5 पे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? ऑप्शन ए 1790, ऑप्शन बी 1791, ऑप्शन सी 1792, ऑप्शन डी 1793। आपका उत्तर 1793। थैंक यू फॉर लिसनिंग।